नमस्कार। दोपहर विशेष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं जया मिश्रा। दोपहर विशेष में आज बात आपातकाल की होगी। 25 जून वो तारीख है जिसे न सिर्फ भारत के इतिहास में एक काला अध्याय जोड़ा है, बल्कि भारत के गौरवशाली लोकतंत्र को भी अपमानित किया। 25 जून वो दिन है जिस दिन देश की हुकूमत ने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए लोकतंत्र का गला घोट दिया था और राजनीतिक विरोधियों को जेल में ठूसा गया। जनता के अधिकार को छीन लिया गया था, उनकी स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया था और ये सब सिर्फ सत्ता को बचाने के लिए किया गया था। आज से ठीक 50 साल पहले भारत के इतिहास में एक ऐसा अध्याय लिखा गया जो हमारे देश के लिए काला दिन कहा जाता है। उस दिन न सिर्फ विपक्ष के तमाम नेताओं को नियम कानून को ताक पर रखकर जेल में डाल दिया गया था, बल्कि सत्ता के अहंकार में हुकूमत ने अपने विरोध में उठ रही हर आवाज का गला दबाने के लिए बहुत सारे हथकंडे भी अपनाए जो वो अपना सकती थी। उस दौर में मीडिया के पर तक कतर दिए गए और पूरे देश को एक तरीके से जेल में तब्दील कर दिया गया। देखिए आपातकाल के 50 साल। सदियों की ठंडी बुझी राग सुख बुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन निठलाती है। दोरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती। 25 जून 1975 की शाम ढलते ढलते जब दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण ने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की ये कविता पढ़ी तो एक सफदरजंग रोड पर बैठी तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अपनी गद्दी हिलती दिखी। जयप्रकाश नारायण बुलंद आवाज के साथ इंदिरा गांधी का विरोध कर रहे थे और जनता जेपी के साथ उनकी आवाज को बुलंद कर रही थी। रामलीला मैदान से उठ रही आवाज ने इंदिरा गांधी को बेचैन कर दिया था। वो डरी हुई थी और सत्ता जाने के डर में उन्होंने वो कदम उठाया जो आजादी के बाद भारत के इतिहास का सबसे काला दिन साबित हुआ। जिस लोकतंत्र की दुहाई देते पंडित नेहरू थकते नहीं थे, उसी लोकतंत्र की हत्या कर 1975 में आपातकाल लागू कर दिया गया। जिस भारत में लोकतंत्र और जनता को आजादी दिलाने के लिए हजारों बेटों ने कुर्बानियां दी, इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर उसी लोकतंत्र और जनता का जनाजा निकाल दिया। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. स्वतंत्र भारत में लगे इस एकमात्र आपातकाल के आज 50 साल पूरे हो गए हैं। न्यायपालिका और अपने राजनीतिक विरोधियों से इंदिरा गांधी को इतनी डर लगने लगी थी कि उन्होंने 25 जून 1975 की आधी रात, जब पूरा देश सो रहा था, तब रेडियो पर एक संबोधन हुआ। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. ये आवाज थी तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की, जिन्होंने आधी रात इमरजेंसी का ऐलान कर अपने राजनीतिक विरोधियों, पत्रकारों, फिल्मों, यहाँ तक कि जनता के अधिकार सत्ता के अहंकार में नेस्तनाबूद कर दिए। देश में इतनी जेल नहीं थी जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया। मीडिया के मुंह पर जबरन ताला लगा दिया गया। पत्रकारों के हाथ में कलम थे, लेकिन उस कलम से देश की सच्चाई को लिखने की आजादी छीन ली गई।
यहाँ तक कि फिल्मों पर सेंसर की कैंची चला दी गई। वो दौर ऐसा था मानो सरकार हर उस चीज को बंधक बना लेना चाहती थी जिससे उन्हें सत्ता खो जाने का डर था। छब्बीस जून की सुबह 6 बजे इंदिरा गांधी ने मंत्रिमंडल की आपात बैठक बुलाई और सबको इसकी जानकारी दी। तब उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी माने जाने वाले संजय गांधी ने आदेश दिया कि प्रधानमंत्री का संबोधन देश के सभी रेडियो स्टेशनों से पॉडकास्ट किया जाए। 26 जून की सुबह 8 बजे जब लोगों ने न्यूज सुनने के लिए अपना रेडियो ऑन किया तो इंदिरा गांधी की आवाज गूंजी, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. 49 साल पहले रेडियो पर हुए इमरजेंसी के ऐलान की खबर पूरे मुल्क में आग की तरह फैल गई। देश भर में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। इमरजेंसी लगते ही मानो भारत का लोकतंत्र और यहाँ के नागरिकों की आजादी इंदिरा गांधी और संजय गांधी की बंधक बन गई। और फिर जनता के अधिकारों के दमन का वो दौर शुरू हुआ जिसने अगले 21 महीनों तक देश को कौमा में रखा। न बोलने की इजाजत थी, न ही सरकार के खिलाफ कुछ भी लिखने की। यहाँ तक कि कार्टून बनाकर देश की सत्ता पर तंज कसने की जो परंपरा थी, उस पर भी पूरी तरह से रोक लग गई। विरोधी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं को भी जेलों में ठूंस दिया गया। 28 साल पहले पूरा देश जिस स्वतंत्रता का जश्न मना रहा था, 28 साल बाद उसी स्वतंत्रता पर पाबंदी लग चुकी थी। इंदिरा गांधी के निशाने पर थे जयप्रकाश नारायण, जो दिल्ली की सत्ता को हिलाने के लिए बुलंद आवाज से ललकार रहे थे। तब जयप्रकाश नारायण दिल्ली के शांति प्रतिष्ठान में रुके थे, जहां से उन्हें पुलिस ने रात में ही अरेस्ट कर लिया। अरुण जेटली, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, चंद्रशेखर और मोरारजी देसाई जैसे तमाम बड़े नेताओं को भी जेल में कैद कर दिया गया। कहते हैं सत्ता जाने का डर इंदिरा गांधी में इस कदर घर कर गया था कि आपातकाल लगाने से पहले उन्होंने विपक्ष के तमाम नेताओं की लिस्ट मंगवा ली थी और 25 जून की सुबह उस लिस्ट में शामिल ज्यादातर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम यानी कि मीसा कानून के तहत देश में हर तरह के विरोध को कुचल दिया गया। प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई। नागरिकों के अधिकारों को पूरी तरह उनसे छीन लिया गया। यहाँ तक कि आम जनता को भी बख्शा नहीं गया। संविधान की जिस धारा 21 के तहत नागरिकों को एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिलता है, सत्ता के अहंकार में उस कानून को भी निलंबित कर दिया गया। हालात ऐसे हो गए थे कि अगर कोई आपातकाल या इंदिरा गांधी या फिर सरकार की आलोचना करता, उससे पहले ही उसे जेल में ठूंस दिया जाता था। चाहे व्यक्तिगत हो या फिर राजनीतिक प्रतिशोध के लिए मीसा कानून का जमकर दुरुपयोग किया गया। इतने लोगों को गिरफ्तार किया गया कि जेल के बैरक कम पड़ गए और फिर ऐसे राजनीतिक कैदियों को खंभों और जंजीरों से बांध दिया गया। यहाँ तक कि उस दौर के राजघरानों को भी नहीं बख्शा गया। राजमाता विजयराजे सिंधिया और महारानी गायत्री देवी तक को बंधक बनाकर जेल में डाल दिया गया। आरएसएस जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। संगठन के ज्यादातर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उनमें कुछ ऐसे भी थे जो भूमिगत होकर सरकार के अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। उन्हीं में से एक थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने गिरफ्तार होने से बेहतर भूमिगत होकर जनता के अधिकारों के लिए काम करने का ठान लिया था। इंदिरा गांधी इतनी डर गई थी कि मीडिया की आजादी को पूरी तरह से कैद कर लिया गया था। अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई थी। अगले दिन प्रकाशित होने से पहले समाचार पत्रों को सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजना पड़ता था
क्योंकि जिस आपातकाल के कारण जनता के अधिकारों को छीन लिया गया था, उस आपातकाल के विरोध में किसी भी तरह की खबर लिखने पर पाबंदी थी। तब अखबार के संपादकों ने अपना विरोध जताने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए थे। इंडियन एक्सप्रेस ने इमरजेंसी का विरोध करने के लिए अपने संपादकीय पेज को ही खाली छोड़ दिया था। प्रेस की आजादी को तो कुचल ही दिया गया था। इंदिरा और संजय गांधी के जुल्म से फिल्म जगत भी अछूता नहीं रहा। सन 1975 में यह सब तब हुआ जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनाव में धांधली करने का दोषी पाया और अगले 6 साल तक किसी भी पद को संभालने पर रोक लगा दिया। इंदिरा गांधी ने फैसला मानने से इनकार किया और सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की घोषणा कर दी और अगले दिन 26 जून को पूरे देश भर में आपातकाल लागू कर दिया गया। आपातकाल के इस दंश और अत्याचार के साथ भारत को अगले 21 महीनों के लिए अंधकार में धकेल दिया गया था। सरकार या सरकार की नीतियों का विरोध करने वालों पर ज्यादतियों की कहानी इतनी खौफनाक थी कि कईयों की तो मौत हो गई। सरकार का जुल्म किस कदर बढ़ गया था, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि एक शख्स को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि उसने इंदिरा गांधी की एक तस्वीर बना दी थी। आपातकाल लगने के बाद अगले 21 महीनों तक देश इंदिरा गांधी और संजय गांधी का बंधक बन चुका था। किसी को भी सरकार के खिलाफ बोलने की इजाजत नहीं थी। हालात ऐसे हो गए थे कि मानो लोकतांत्रिक भारत में अपनी मर्जी से सांस लेना भी एक गुनाह हो गया था। जनता सरकार की ज्यादतियों से प्रताड़ित हो रही थी, लेकिन सरकार अपनी छवि को बचाने के लिए प्रायोजित वीडियो बनाकर टीवी पर प्रसारित करवा रही थी। उस वीडियोस को सिनेमाघरों में भी चलाए जा रहे थे ताकि सरकार के खिलाफ अफवाहें न फैलाई जाएं। आपातकाल में न तो संविधान का ख्याल रखा गया, न ही लोगों के अधिकारों का। गिरफ्तार कर लोगों को कई दिनों तक थाने में रखा जाता था, यहाँ तक कि जेल में भी राजनीतिक कैदियों से किसी को भी मिलने की इजाजत नहीं थी। आपातकाल का दंश झेल चुके लोग आज भी उन दिनों को याद कर सिहर जाते हैं। जिन नेताओं को इमरजेंसी के दौरान जेल में यातनाएं झेलनी पड़ी थी, उन लोगों के जहन में आज भी उस दौर की खौफनाक यादें ताजा हैं, जब उन्हें एक कैदी के रूप में मिलने वाले अधिकार को भी उनसे छीन लिया गया था। कहते हैं इस आपातकाल के पीछे की जो पटकथा लिखी गई थी, उसके लेखक थे इंदिरा गांधी के स्वाभाविक उत्तराधिकारी माने जाने वाले उनके बेटे संजय गांधी, जिन्हें पार्टी के लोग छोटे सरकार के नाम से भी बुलाते थे। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि भले ही चेहरा इंदिरा गांधी है, लेकिन असल में सरकार तो संजय गांधी चला रहे हैं। आपातकाल के दौरान संजय गांधी के ही इशारे पर देश भर में हजारों गिरफ्तारियां हुई। आपातकाल में चुनाव और देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया गया। इंदिरा गांधी के राजनीतिक विरोधियों को कैद कर लिया गया और प्रेस पर भी सेंसरशिप लगा दिए गए। उनके बेटे संजय गांधी ने बड़े पैमाने पर पुरुष नसबंदी का ऐलान किया। सरकारी नीतियां और गतिविधियां सीधे तौर पर संजय गांधी चला रहे थे, जिनमें एक था परिवार नियोजन। परिवार नियोजन का पूरा कार्यक्रम विवादास्पद हो गया क्योंकि लोगों के साथ ज्यादतियां हुई और दिल्ली सहित देश के कई इलाकों में लोगों की जबरन नसबंदी करवा दी गई। जनसंख्या काबू में करने की दलीलों के चलते 1975 से 76 के दौरान जहां 27 लाख से ज्यादा लोगों की नसबंदी करवाई गई, तो आलोचनाओं के जवाब में इस कार्यक्रम को और भी आक्रामक बनाकर 76-77 के दौरान आंकड़ा 83 लाख लोगों तक पहुंच चुका था। इनमें ज्यादातर मामलों में लोगों की मर्जी के खिलाफ नसबंदी कराने के आरोप लगे। 25 जून 1975 की रात 12 बजे से शुरू हुआ दहशत का खौफ का ये दौर लगभग 21 महीने तक यानी 21 मार्च 1977 तक जारी रहा और अंततः ये इमरजेंसी इंदिरा गांधी के साथ कांग्रेस के लिए भी नासूर साबित हुआ और देश के माथे पर आपातकाल का ऐसा कलंक लग गया जिसे कोई मिटा नहीं सकता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देश पर थोपे गए आपातकाल के 50 साल आज पूरे हो चुके हैं। लोकतंत्र पर पोती गई काली को याद करते हुए लोग आज भी सिहर उठते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करीब 5 दशक पहले आज के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब क्या कर रहे थे, किस भूमिका को निभा रहे थे? इस बेहद खास रिपोर्ट में देखिए इमरजेंसी पर नरेंद्र मोदी की इनसाइड स्टोरी। सरदार के वेश में एक युवा, पगड़ी बांधे, चश्मा लगाए एक सिख नौजवान। तस्वीर पंजाब के किसी युवा की नहीं है, न ही ये शख्स सिख बिरादरी से ही ताल्लुक रखता है। पगड़ी में नजर आ रहा ये व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री है। नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आखिर क्यों नरेंद्र मोदी की ये पुरानी तस्वीर सिख के वेश में दिख रही है? तो इसके पीछे छिपी है वो कहानी जो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काला अध्याय के रूप में जानी जाती है। आपातकाल, इमरजेंसी, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को देश भर में लागू किया था। करीब 21 महीने तक चले इमरजेंसी का ये वो दौर था जिसने शासन और लोकतांत्रिक मूल्यों को हिलाकर रख दिया था। विरोध की हर आवाज दबा दी गई थी और मीडिया के पर कतर दिए गए थे। आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए, नागरिक अधिकारों को खत्म कर दिया गया, राजनीतिक विरोधी जेल भेज दिए गए, मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई, फिल्मों पर सेंसर की कैंची तक चलाई गई। तब नरेंद्र मोदी की उम्र 25 साल के आसपास रही होगी। वे गुजरात में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के युवा प्रचारक के तौर पर उभर रहे थे। देश पर थोपी गई इमरजेंसी के फैसले ने इस युवा को इस कदर झकझोर दिया कि नरेंद्र मोदी ने कठोर कानूनों के खिलाफ भूमिगत आंदोलन को बेहद प्रभावी तरीके से अंजाम तक पहुंचाने की कसम खा ली थी। कई मुद्दों पर विरोध को एक मत में बदलना इतना आसान भी नहीं था। पुलिस से छिपते छिपाते कभी सरदार की वेश में, तो कभी लंबी बालों को बढ़ाकर और कभी दाढ़ी बढ़ाकर वो लगातार अपने मिशन में जुटे रहे। पुलिस हिरासत से बाहर रहकर विपक्षी नेताओं के साथ समन्वय बनाने की नरेंद्र मोदी की हर तरफ चर्चा होने लगी। आपातकाल के दौरान मोदी ने संघर्ष मां गुजरात नाम की एक किताब भी लिखी, वो भी महज 23 दिनों में अपनी याददाश्त की बदौलत। आरएसएस चाहता था कि उसके सबसे सक्रिय और प्रभावी कार्यकर्ता जेल से बाहर और रडार के नीचे रहकर भूमिगत बने रहें। आपातकाल के 21 महीनों के दौरान गुजरात का शायद ही कोई इलाका ऐसा था जहां मोदी न गए हों। मोदी जनता को उनके अधिकारों और सरकार की ज्यादतियों के बारे में न सिर्फ सूचित करते रहे, बल्कि सहयोगियों के साथ हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं के परिवारों के लिए भी वित्तीय सहायता पहुंचाई। अपनी यादों को नरेंद्र मोदी की इस कविता से समझिए। जब कर्तव्य ने पुकारा तो कदम कदम बढ़ गए, जब गूंज उठा नारा भारत मां की जय, तब जीवन का मोह छोड़ प्राण पुष्प चढ़ गए, कदम कदम बढ़ गए। 49 साल बाद इमरजेंसी के उस कठोर दौर को याद कर प्रधानमंत्री मोदी यूं ही नहीं कह रहे कि देश पर थोपा गया इमरजेंसी भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काला धब्बा था। भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। देश इमरजेंसी को डेमोक्रेसी के चेहरे पर कालिख के तौर पर ही देखता है। आज की सच्चाई ये है कि भारत दुनिया को स्वस्थ लोकतंत्र का उदाहरण पेश कर रहा है। दुनिया की 5वीं से तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर कदम बढ़ा चुका है और विकसित देशों की आंखों में आंखें डालकर बातें करता है, जो बताने के लिए काफी है कि भारत आज किस ऊंचाई पर पहुंच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।